सिलसाकू का ये क्षेत्र देखकर बहुत ही दर्द होता है। तो जिनके घर तोड़े हैं उनको मैं ज़मीन दूंगा दूसरी जगह पर, ये कहते हुए आखिर में उन्होंने ये मंजूर किया कि दूसरी जगह में ज़मीन कैसे दूंगा, क्योंकि यहाँ की ज़मीन की कीमत 1 बीघा की 7 करोड़ है। ये अगर सिविल गाइडलाइन है कि मार्केट वैल्यू, लेकिन इतनी ज़मीन में महंगी कैसे दे दूंगा, तो मुझे यहाँ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसके लिए ज़मीन, पानी, जंगल सब का हत्या होती है, सबका एक प्रकार से अग्निदान होता है और लोगों को बेघर किया गया है। आज जो किराए पर रह रहे हैं, इनके घर का मलबा, इनके घर का लोहा, इनके घर की लकड़ी, ये सब दलालों ने लेकर बेची है। ये भी कितनी बड़ी बात है। और पहले तो ये नाले के बाजू में 30 फीट का बोल रहे थे, अब सैकड़ों फीट तक के घर तोड़े हैं। और जबकि मैं देख रही हूँ यहाँ से वो जिंजर टाटा का होटल है। अब रतन टाटा को तो बहुत लोग याद करते हैं कि वो दानशूर थे, लेकिन उनका होटल छोड़ दिया है। ये नॉन पार्टी पीपल्स पावर है और मुझे लगता है इसमें वीमेंस पावर, महिला शक्ति सबसे बड़ी होती है। तो जब जब महिला लड़ती है, सरकार की कुर्सी हिलती है, ये हमारा नारा है। और नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है। तो आपको जो बदलाव लाना है वो केवल पार्टी का बदलाव नहीं है, ये सामाजिक बदलाव है, आर्थिक बदलाव है, जिसमें गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए कि बड़े लोगों को छोड़ दिया और तुलना में छोटे मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय लोगों को इस प्रकार से देखा। और ये नाले के जगह अभी झील बनेगी, ये झील क्या सुंदर दिखेगा। टूरिस्ट आएंगे, टूरिज्म बनाएंगे कि क्या बनाएंगे, इसकी जानकारी इनको नहीं है, इनको एक नोटिस तक नहीं दी। सिलसाकू का ये क्षेत्र देखकर बहुत ही दर्द होता है और हर महिला के हृदय में जो दर्द है वो सुनकर हम सब शर्मिंदा है कि अपने देश में, आसाम भी हमारे देश का हिस्सा है, ये सब भारतीय है, ये नागरिक है। नागरिक का मतलब केवल मतदाता नहीं होता है। संविधान के तहत जीने का अधिकार जिसको मिलना चाहिए वो नागरिक है। और ये सभी में दलित है, आदिवासी हम कहते हैं, यहाँ जनजाति के कहते हैं वो है, और अन्य जात धर्म के हैं। पर इनका पीढ़ियों से आसाम में जब निवास रहा है तो ये आसामी है। और ऐसे आसामी लोगों के जो घर बने, कई गरीबों ने अपना पूरा पैसा डालकर थोड़े लाख रुपए में कुछ जमीन का टुकड़ा खरीदा। किसी पेंशनर ने खरीदा, किसी ने सेना में देशभक्ति का कार्य किया है, उन्होंने भी खरीदा। और उस पर उन्होंने जब संभव हुआ तब घर बनाया। वो सब 1203 परिवारों के घर तोड़ दिए। अब इस क्षेत्र को बाढ़ मुक्त करने के लिए तोड़े हैं, ये वक्तव्य तो सही साबित नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो एक नाला मणिपुर से आता था और अगर मेघालय से, सॉरी मणिपुर से नहीं, मैं तो मेघालय से ही कल आई और अभी आसाम देख रही हूँ, तो वहां से वो आगे जाकर फिर ब्रह्मपुत्रा तक वो पानी जा रहा था। तो बाढ़ का ये कारण नहीं था, लेकिन इन्होंने बाढ़ मुक्त करने का नाम लिया और बाद में सीएम के आश्वासन में ये भी आया कि यहाँ की ज़मीन बहुत महंगी है, तो जिनके घर तोड़े हैं उनको मैं ज़मीन दूंगा दूसरी जगह पर, ये कहते हुए आखिर में उन्होंने ये मंजूर किया कि दूसरी जगह में ज़मीन कैसे दूंगा, क्योंकि यहाँ की ज़मीन की कीमत 1 बीघा की 7 करोड़ है। ये अगर सिविल गाइडलाइन है कि मार्केट वैल्यू है, लेकिन इतनी ज़मीन में महंगी कैसे दे दूंगा, तो मुझे यहाँ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जिसके लिए ज़मीन, पानी, जंगल सब का हत्या होती है, सबका एक प्रकार से अग्निदान होता है और लोगों को बेघर किया गया है। आज जो किराए पर रह रहे हैं, इनके घर का मलबा, इनके घर का लोहा, इनके घर की लकड़ी, ये सब दलालों ने लेकर बेची है। ये भी कितनी बड़ी बात है। और पहले तो ये नाले के बाजू में 30 फीट का बोल रहे थे, अब सैकड़ों फीट तक के घर तोड़े हैं। और जबकि मैं देख रही हूँ यहाँ से वो जिंजर टाटा का होटल है। अब रतन टाटा को तो बहुत लोग याद करते हैं कि वो दानशूर थे, लेकिन उनका होटल छोड़ दिया है। और यहाँ हिम्मत सिंह का वो जो है ये है आइडियल व्यू है,
ये आइडियल व्यू है क्या? ये तो जो घर ध्वस्त हुए हैं उसके ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ पड़े हैं, और ये तो क्या आइडियल व्यू है? ये तो आइडियल नहीं है, ये आदर्श नहीं है। ये हमारा आदर्श होना चाहिए हर इंसान को आवाज़ का अधिकार मिलना। और आज इनको आश्वासन दिया कॉम्पेंसेशन का, वो भी कैसे आधा अधूरा दिया है। पक्के मकान को जरा ज़्यादा दिया है, फिर भी किसी को 5 लाख दिया है पक्का मकान को, किसी को 10 लाख दिया है, किसी को 1 लाख मिला है कच्चे मकान को, और 50% से कम लोगों को कॉम्पेंसेशन दिया है, तो बाकी को तो बेघर ही नहीं बिल्कुल ही वंचित करके छोड़ा है। तो ये लोग अभी एक अहिंसक सत्याग्रही समुदाय बन गया है। ये किसी पार्टी से नहीं है, ये नॉन पार्टी पीपल्स पावर है। और मुझे लगता है इसमें विमेन्स पावर, महिला शक्ति सबसे बड़ी होती है। तो जब जब महिला लड़ती है सरकार की कुर्सी हिलती है, ये हमारा नारा है। और नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है। तो आपको जो बदलाव लाना है वो केवल पार्टी का बदलाव नहीं है, ये सामाजिक बदलाव है, ये आर्थिक बदलाव है, जिसमें गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए कि बड़े लोगों को छोड़ दिया और तुलना में छोटे मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय लोगों को इस प्रकार से बेघर किया। और ये नाले के जगह अभी झील बना दिया। ये झील क्या सुंदर दिखेगा, टूरिस्ट आएंगे, टूरिज्म बनाएंगे कि क्या बनाएंगे, इसकी जानकारी इनको नहीं है, इनको एक नोटिस तक नहीं दी। ये कैसा है? ये वाटर बॉडीज एक्ट इस्तेमाल करे या लैंड रेवेन्यू रेगुलेशन आसाम का इस्तेमाल करे? ये भी बहुत गंभीर बात है कि आसाम में घर तोड़ने के बारे में हर राज्य में कट ऑफ डेट होती है। मतलब इस तारीख के पहले जिन्होंने घर बांधे हैं उनको दूसरा घर दिए बिना उनका घर तोड़ नहीं सकते। महाराष्ट्र में, मुंबई में हम लोगों ने बहुत बड़ा घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन किया, तो आज 1/1/2011 की कट ऑफ डेट है। उसके पहले जो घर बना है वो अगर तोड़ा जाता है तो हम मानव अधिकार आयोग में जा सकते हैं, हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और हमारा संघर्ष चलता है तो सरकार रुकती है। तो यहाँ असम में भी एक कट ऑफ डेट होनी चाहिए। और यहाँ अधिकतर कट ऑफ डेट सिटीजनशिप का मुद्दा जब उठा था तब 1971 का बना था। तो ये सब 1971 के पहले के भी कई उनके कागजात हैं। कईयों ने ज़मीन बाद में छोटी सी खरीदी क्योंकि यहाँ थोड़ी सस्ती ज़मीन थी। तो क्या उनका वो हक नहीं है, जीने का अधिकार नहीं है? ये सब। तो हमारा तो ऐलान है इस आसाम के मुख्यमंत्री महोदय और पूरे मंत्रिमंडल को, पूरे सरकार को, कि आपने जो आश्वासन दिए हैं, हमने नहीं दिए हैं, आपने जो आश्वासन दिए हैं उसकी पूर्ति करो, नहीं तो आप झूठ साबित होंगे। और कोई जाति धर्म के आधार पर मत देखो। जनजातियों के घर भी आप जब उखाड़ते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप अत्याचार कर रहे हैं। दलित और जनजाति यानी आदिवासियों पर अगर बेघर करना या उनकी आजीविका छीनना, क्योंकि कई लोग यहाँ पहले तो खेती करते थे, खेतीहरों ने फिर जमीन बेची क्योंकि खेती घाटे में गई है, उपज को सही दाम नहीं मिलता है, वो भी गलत है, उसके लिए भी किसानों को संघर्ष करना पड़ता है, तो वो भी दे दीजिए ताकि खेती की जमीन खेती रहे। पर आपने जो आश्वासन दिए हैं ना मुख्यमंत्री महोदय, आप ही सर्वे सर्वा है आज आसाम में, तो आप कृपया ऐसा मत करो कि न्यायालय में भी इनकी सुनवाई नहीं हुई। आप जो आश्वासन दिए हैं उसका पूरा पालन करके आप सत्यवादी साबित करो खुद को, यही हमारा ऐलान है। अन्यथा सत्याग्रही बनना ये सभी महिलाओं का, लोगों का कर्तव्य है। किसी की 6 साल की बेटी गुजर गई है, किसी के पति गुजर गए हैं, ऐसी स्थिति में जो जी रहे हैं उनका अधिकार है सत्याग्रही अहिंसक संघर्ष करने का भी, क्योंकि निर्माण चाहते हैं वो केवल विध्वंस नहीं चाहते हैं, हिंसा नहीं चाहते हैं। तो ये देखकर आज हमें बहुत कुछ समझ में आया है कि क्या चल रहा है। जल जंगल ज़मीन सब जो गरीब है, जो अधिकारी है सही में, उनके हाथ से छीन कर किसको दी जाती है? बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को दी जाती है, बड़े बड़े उद्योगों के लिए दी जाती है। ये बिल्कुल गलत प्राथमिकताएं हैं। प्राथमिकता वो होनी चाहिए कि हर परिवार को आवास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली का न्यूनतम भी अधिकार दिया जाए।
चालू हो गया NHPC जो नदी बांध। नदी बांधों का तो क्या कहे, हमने अभी एक नदी प्रोटेक्शन कंजर्वेशन एंड रिजुविनेशन बिल बनाया है, ब्रह्मपुत्रा से कावेरी तक, जिसमें विद्युत साइकिया भी शामिल था। सब जो नदी पर काम करते हैं वो एकत्रित आकर वो बिल बना दिए। इसकी बहुत ज़रूरी है हर नदी को बचाने के लिए, क्योंकि नदियों पर आक्रमण है, अतिक्रमण है, जबकि अमेरिका ने 1951 बड़े बांधों को निरस्त कर दिया। यूरोप कमीशन ने, पार्लियामेंट ने अभी ऐसा निर्णय लिया है, रेजोल्यूशन प्रस्ताव पारित किया है कि 25,000 किलोमीटर नदियों को वो अविरल बहने देते रहेंगे, सब बराजेस, सब डैम्स को हटा देंगे। कहीं साबरमती जैसे नदी में, पूना के मीठी नदी में रिवर फ्रंट बनाते हैं टूरिज्म के लिए। तो नदी जो एक पवित्र माता मानी जाती है, उसको पोल्यूटेड नहीं होने देना चाहिए, प्रदूषित नहीं होना चाहिए। जो शहर की गंदगी से प्रदूषित होती है, जो एफ्लुएंट्स अवशिष्ट पदार्थ उद्योगों से बहते हैं उससे प्रदूषित होती है, खेती भी अजैविक हुई है तो केमिकल से प्रदूषित होती है। तो नदियों को बचाना है तो ये प्रैक्टिसेस बंद होनी चाहिए और नदियों पर आक्रमण अतिक्रमण खत्म करना चाहिए। यही आज भी हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम नदी बचाओ देश बचाओ के लिए भी सत्याग्रही बने हुए हैं। मैडम, हम लोग का जो असम का रीजन है, जो डेथ हुआ है, उनको सीबीआई रिमांड दे रहा है। बहुत दुखद है। मैंने देखा कि आसाम के पूरे लोग आज जुबिन गर्ग को याद कर रहे हैं। उनके 40,000 गीत सतत रेडियो पर और सब मीडिया पर चल रहे हैं, सब जगह श्रद्धांजलि सभा दी जा रही है। क्योंकि जुबिन गर्ग कौन थे? वो जाति धर्म के पार इंसानियत को मानने वाले एक इंसान थे। उनके सभी गीत भी उसी पे हैं। और वो कौन थे, किस आइडियोलॉजी के थे, वो छोड़ दो, वो इंसानियत को यानी मानव धर्म को मानने वाले थे। और ऐसा कभी किसी को लगा नहीं था कि सिंगापुर में जाकर वो डूब जाएंगे। तो इस पर लोगों को शंका है। तो इसकी एक इम्पार्शियल इंक्वायरी, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब ये जांच कौन करेगा? सरकारी जांच संस्थाएं भी क्या निष्पक्ष करेगी, ये सवाल है। मुझे लगता है पर लोगों को मांग यही है कि हमें न्याय चाहिए, और केवल सरकारी पुलिस को ही जांच करने के लिए लगाना, इससे तो कभी निष्पक्ष हो नहीं सकता। सीबीआई से अगर हो सकती है तो अच्छी बात है, कभी सीबीआई भी झूठे आरोप लगा सकती है। लेकिन लोगों की जो मांग है उसकी दखल लेकर आज जुबिन गर्ग को मिलने के लिए पॉलिटिकल लीडर्स भी आए थे, बिजनेस लीडर्स भी आए थे। ये सुनकर मैं भी चकित हो गई। लेकिन जुबिन गर्ग लोकवादी थे, समाजवादी थे, सत्तावादी नहीं थे। तो उनको परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और उनका परिवार केवल रिश्ते नातों का नहीं है, बड़ा आसामीज़ जन जन का परिवार है। तो ये न्याय नहीं देंगे तो बहुत बड़ा असर सरकार पर आएगा, ये निश्चित है।